इस धरती पर अब तक अरबों लोगों का आना हुआ, अरबों लोगों का जाना हुआ, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस धरती को प्रभावित किया है अपने त्याग बलिदान के माध्यम से। चाहे वह जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के आज़ादी के अग्रदूत रहे हों, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के पुरोधा रहे हों, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हों, या जिनकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं, प्यारे मदीबा, जिन्हें उनके देश के लोग प्यार से बुलाते थे, नेल्सन रोहिल्लाला मंडेला रहे हों। आज उनके जन्मदिवस पर, नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस पर आपके सामने यह वीडियो लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। जब हम उनके कृतित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे रविवार की इस चर्चा में, जिसका शीर्षक है प्यारे मदीबा तूने बदल दी दुनिया। मदीबा शब्द का हिंदी अर्थ होता है महान, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता हो। तो प्यारे मदीबा का जन्म अफ्रीका में हुआ था, ट्रांसी नदी के किनारे म्योजो नामक गांव में। इनके पिता वहां पर गाडला हेनरी अपने कबीले के सरदार थे, अपने कबीले के सरपंच थे, लेकिन परिस्थितियों के दौरान उन पर तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें उनके पद से पदच्युत कर दिया गया। और इससे दुखी होकर के वह अपने कबीले को छोड़ करके, म्योजो गांव को छोड़ करके वह कुनु गांव में जाकर के छोटे से गांव में बस गए। और इसी दौरान अपने साथ हुए अत्याचार, अन्याय और के विरुद्ध वह दुखी होकर के डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होकर के इस दुनिया से चले गए। उस समय रोहिल्लाला मंडेला की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी और उनकी मां ने तुरंत उनके पिता की मृत्यु के बाद उस गांव को, कुनु को छोड़ दिया और पास में ही बसे एक थुम्बू कबीले के जो सरदार थे जोगिंतावा, उनके पास आ गई और अपने बेटे को रोहिल्लाला मंडेला के एक बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को जोगिंतावा को दे करके वहाँ से चली गई कि मेरे बच्चे का बेहतर भविष्य बन पाएगा। रोहिल्लाला मंडेला अपने परिवार के पहले ऐसे बच्चे थे जिन्हें विद्यालय जाने का अवसर मिला, जिन्हें पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन वहाँ पर मिशनरी स्कूलों में एक परंपरा हुआ करती थी कि जो कबीले के नाम होते थे, जो बच्चे के मूल नाम होते थे, उससे उनका नाम बदल करके विद्यालय में एडमिशन के समय एक नया नाम दिया जाता था। क्लार्क मेरी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के दौरान भी रोहिल्लाला के साथ यह हुआ। उनका क्रिश्चियन नाम नेल्सन मंडेला रखा गया और इस प्रकार से उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी। शुरुआती पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी, एक अच्छे स्टूडेंट, एक ब्राइट स्टूडेंट के रूप में वह नहीं हुए। अपने स्नातक की परीक्षा के लिए, अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए वह फोर्ट हरे विद्यालय में गए, महाविद्यालय में, कॉलेज में गए, जो कि पूरे अफ्रीका में एकमात्र ऐसा कॉलेज था जो अश्वेतों के लिए बनाया गया था, अश्वेतों की शिक्षा दीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। वहाँ पर ये छात्र राजनीति में एक्टिव होते हैं और उसी समय से इनके अंदर एक महान क्रांतिकारी, एक महान नेता के बीच पनपने लगते हैं। वह अपने अश्वेतों के साथ हो रहे अन्यायों के विरुद्ध वहाँ पर एक मजबूत विद्रोह खड़ा करते हैं और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। इन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है एक ड्रॉप आउट चाइल्ड के रूप में, एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में। जब इनका स्नातक भी पूरा नहीं हुआ, इन्हें मजबूर होकर के अपने घर आना पड़ता है। और उन बदलती हुई परिस्थितियों में इनके पिता को लगता है कि क्यों ना रोहिल्लाला मंडेला की शादी कर दी जाए। और अपने शादी से बचने के लिए ये अपना घर छोड़ करके भाग जाते हैं और जोहान्सबर्ग में जाकर के विभिन्न तरह की नौकरियां करते हैं, क्लर्क से लेकर के चपरासी तक। और बाद में इनके पिता काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे और ये अपने नेल्सन मंडेला को खोज निकालते हैं और नेल्सन मंडेला वापस घर आते हैं। और इनके पिता इनसे जो कि दत्तक पिता इनके थे, दत्तक पुत्र ये थे, वह इनसे सहमत होते हैं इनकी नीतियों से और इन्हें छोड़ देते हैं कि तुम अपने हिसाब से अपना जीवन जियो। 1942 में यह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में सामने आते हैं और 1944 में यह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के एक नई यूथ लीग का गठन करते हैं जिसका इन्हें प्रमुख बनाया जाता है और अपने देश में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और अन्याय और राजनीतिक अधिकारों के लिए यह मुहिम आगे बढ़ाते हैं। और 1944 में भी ही इनकी शादी मेज से हो जाती है और इस प्रकार से इनका जीवन आगे बढ़ता है। इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन 1952 में आता है जब ये अफ्रीका में एक असहयोग आंदोलन लोगों के समर्थन से प्रारंभ करते हैं जिसमें अफ्रीका की जनता बढ़ चढ़ कर के भाग लेती है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाता है। और 1956 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ANC कहा जाता था, ANC एक प्रस्ताव लेकर के आती है कि
समानता का अधिकार अफ्रीका में लागू होना चाहिए था। उस ड्राफ्ट को बनाने में नेल्सन मंडेला का अहम योगदान था और जिसका इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इन पर राजद्रोह, राष्ट्रीय द्रोह, विभिन्न प्रकार के मुकदमे चलाए जाते हैं और इन्हें इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश के अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। इन परेशानियों से होते हुए इन्हें दो चार होना पड़ता है। इनका अहिंसा से विश्वास उठ जाता है कि अहिंसा के बल पर हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम असमानता, अश्वेतों के विरुद्ध होने वाली नस्लवादी विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं या सशस्त्र विद्रोह करते हैं और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और बहुत तेज़ी से गोरे इनका दमन करते हैं और यह किसी प्रकार से अपने आप को बचा करके 1961 में देश छोड़कर के बाहर भाग जाते हैं और 17 महीनों के बाद दोबारा यह जब वापस आते हैं अफ्रीका में तो इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं। इन पर राजद्रोह, देशद्रोह, राजनीतिक षड्यंत्र जैसे मुकदमे चलाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप इन्हें 5 वर्षों की सज़ा दी जाती है और इसी बीच 1963 में इनके ऊपर एक और मुकदमा खोला जाता है जिसमें इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन बाद में उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है और रोबिन द्वीप, जिसे अफ्रीका का काला पानी कहा जाता था, वहाँ पर एक विकट और एक कठिन जीवन के लिए एक विकट यातना शिविर में या यातना रूपी जेल में इन्हें भेज दिया जाता है। वहाँ पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की असमानता और कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार, कैदियों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव किया और उन्हें बहुत दुख हुआ। वहाँ पर भी इन्होंने कैदियों को एकजुट करके तरह तरह का प्रोटेस्ट जारी किया और तरह तरह का विरोध किया। वहाँ का जो जेलर था, वहाँ के जो वार्डन थे, इनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे और इनका रेस्पेक्ट करने लगे। एक बार लिखते हैं नेल्सन मंडेला अपनी लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम अपनी जीवन ऑटोबायोग्राफी में कि तुम जेल में रहते हो तो तुम्हें बड़े अधिकारियों से ज़्यादा जरूरी है कि तुम वार्डन जैसे छोटे छोटे कर्मचारियों से अपना संपर्क रखो जिससे तुम्हारी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। रोबिन द्वीप ऐसी जगह पर सिचुएशन था जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी और वहाँ पर एक कंबल के लिए भी तरसना पड़ता था। 1970 में इन्होंने महात्मा गांधी की नीतियों में अपनी आस्था दोबारा व्यक्त की और अहिंसक आंदोलन से देश की आज़ादी का इन्होंने आह्वान किया और कहा कि हम अहिंसा के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और यह मेरी गलती थी कि मैंने यमके जैसे संगठन को रचा और हिंसक आंदोलन से देश को आज़ादी कर दिलाने का प्रयास किया। 1982 में इन्हें दोबारा शिफ्ट किया जाता है अफ्रीका के एक जेल में। 18 वर्षों की एक रोबिन द्वीप में यातनापूर्ण जीवन जीने के बाद 1982 में इन्हें शिफ्ट किया जाता है। तो उसके बाद जब यह द्वीप से जितना दूर होते जाते हैं उतना इन्हें दुख होता है कि मैंने यहाँ पर 18 वर्ष अपने जीवन के बिताए। 1982 के बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता चला गया, दबाव बढ़ता चला गया, जिसके फलस्वरूप 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को कारावास से मुक्त किया गया, इन्हें आज़ाद किया गया, इन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया गया और इस प्रकार से एक 27 वर्ष का अपने जीवन का लगभग 30% समय जीवन जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है, लेकिन पुनः ही अपने पुराने उसी आंदोलन में उतर पड़ते हैं जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। 1991 में इन्हें अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक बार फिर इन्हें अपना वैभव प्राप्त होता है और एक बार फिर जो राष्ट्रपति होते हैं उस समय के क्लार्क साहब अफ्रीका के, उनसे इनकी मुलाकात होती है और वह सारी शर्तें इनकी मानने को तैयार होते हैं और अफ्रीका में एक समानतापूर्ण और एक नस्ल भेदी युग का अंत होता है और समानता के साथ सारे कालों को, सारे ब्लैक्स को, सारे अश्वेतों को अवसर दिया जाता है मतदान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए। पहले तो नेल्सन मंडेला साहब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इनका मानना था कि किसी युवा को, किसी नए उम्र के बच्चे को मौका मिलना चाहिए जो देश को नई दिशा ले जाने का प्रयास करे, लेकिन बाकी बार इनके अनुभव का लाभ उठाने का जब बात की गई तो यह बात से सहमत होते हैं कि मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा। और 27 अप्रैल 1994 का वह समय आता है जब सारे अश्वेतों को, अफ्रीका के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और भारी संख्या में लोग मतदान करते हैं और नेल्सन रोहिल लाला मंडेला एक विजेता के रूप में सामने आते हैं। 10 मई 1994 को इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। रिकन्सिलिएशन कमीशन जैसे विभिन्न प्रकार के सुधारवादी कार्यों के माध्यम से इन्होंने 5 वर्षों तक अपने अफ्रीकी देश के लिए साउथ अफ्रीका की सेवा की
और एक प्रगतिवादी, एक समानता पर आधारित देश को बनाने में एक मूलभूत व्यवस्था इन्होंने तैयार की, एक ऐसे शिल्पी का कार्य किया जिस पर आज भी साउथ अफ्रीका गर्व कर सकता है। साउथ अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव थे, जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ था, इन्होंने 5 वर्षों में उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। और धीरे धीरे जब 1999 का समय आया तो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। इन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए एक कार्यकाल पर्याप्त है, अब मैं दोबारा इस पद को लेने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ किसी नए व्यक्ति को नई सोच, नई विचारधारा और नए ऊर्जावान युवा या युवक को मौका मिले कि वह देश को आगे ले जाए। अब मैं संन्यास की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब समय आ गया है, अब निर्णय का समय आ गया है कि मैं अपने घर वापसी करूँ, अपने पुराने जीवन में जाऊँ, लोगों की सेवा करूँ, एक नॉन पॉलिटिकल जीवन जीऊँ, एक समाज सेवा का जीवन जीऊँ। और 1999 में यह राजनीति से अलग हो जाते हैं, 2004 में यह सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के अपने निजी जीवन में लोगों की मदद सेवा का इन्होंने कार्य को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला अपने जीवन के अंत तक किसी न किसी रूप में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, इस दुनिया के लिए उपयोगी रहे। और अंत में 5 दिसंबर 1913 को इनका देहांत हो जाता है। इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं दुनिया को। लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए जानना, समझना, उसके पीछे क्या तर्क थे, क्या तथ्य थे, उन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। जेल में रहने के दौरान जब इनके माँ और इनके बेटे की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में भी इन्हें भाग नहीं लेने दिया जाता है। और जिस समय इनका सबसे बड़ा बेटा मरता है तो उस समय अपने प्यारे मदीबा की जैकेट को पहने हुआ होता है, इस गर्व के साथ कि मैं एक ऐसे क्रांतिकारी का बेटा हूं जो इस देश में समानता लगाने के लिए लड़ रहा है, समानता लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है। ये बातें बहुत अंदर तक दुख देती हैं नेल्सन मंडेला को, लेकिन फिर भी वह चट्टान जैसा व्यक्तित्व, लौह पुरुष अपने देश के लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए लड़ता रहता है। आज जब भी अश्वेतों की न्याय की बात आती है, जब भी समानता की बात आती है, जब भी एकता की बात आती है, जब भी समता की बात आती है, तो वह कुछ नामों में से एक है नेल्सन मंडेला, जिनका नाम दिया जाता है। इनका मानना था कि हमें शिक्षा पर कार्य करना होगा, हमें स्वास्थ्य पर काम करना होगा, हमें लोगों के जीवन में उत्तरोत्तर विकास के लिए काम करना होगा। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया में गरीबी मिटाना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, दुनिया से गरीबी हटाना इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि हमारे दुनिया के देश उसको बड़ा बना के समझते हैं। ज़रूरत है कि मानसिकता की, ज़रूरत है ऐसी सोच की कि लोग गरीबों के प्रति सहृदयता का भाव रखें, उनके प्रति करुणा प्रेम का भाव रखें और साथ ही साथ उनके जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। जिस प्रकार से राजनीतिक खेल खेले जाते हैं, गरीबों, असहायों, बेरोजगारों की कोई चिंता लोगों को नहीं होती है। आज भी दुनिया की जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें वोट की राजनीति इतनी प्रभावी होती चली जाती है कि एक आम आदमी के लिए सोचने वाला कोई नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग सत्ता के लिए ही परेशान रहते हैं। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला के संक्षिप्त जीवन से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपने विचारों के साथ, अपनी सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसकी एक भारी कीमत, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अपने जीवन में तरह तरह के त्याग, समर्पण के साथ गुजारने पड़ते हैं। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा लाए गए वीडियो से आपको कुछ समझने को मिला होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा, मैं विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाएंगे। विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।